सुबह उठने और नहाने के बाद आशु कैफेटेरिया की तरफ गया, जहां उसने पेट भरकर नाश्ता किया और फिर महक के लिए कुछ बन और सोया मिल्क खरीद लिए। शुक्र है कि महक का डोर्म ठीक उसके बगल में था, इसीलिए ये रास्ते में ही था। उसने महक के डोर्म की डोरबेल कई बार दबाई, तब जाकर महक ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। नाश्ता आशु ने बना और सोया मिल्क उसे देते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों आए? महक ने बैग लेते हुए पूछा और फिर लिविंग रूम की तरफ चली गई। काफी देर हो गई है, मैं तो यूजुअली इस वक्त तक गेमिंग शुरू कर देता हूं, आशु ने कहा। महक ने होंठ भींचे और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने बैग खोलना कंटिन्यू रखा और देखा कि उसमें बन और सोया मिल्क थे। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम बहुत अफोर्डेबल हो। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, मैंने सबसे कॉमन खाना खरीदा है। अगर तुम्हें कुछ खास खाना हो तो अगली बार पहले से बता देना। आशु ने कहा, यही ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं पहले नहा कर आती हूं। महक के नहाने और नाश्ता करने में ही 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। आशु और महक बिन्यांग केव पहुंचे। जब गेट पर तैनात सोल्जर की नजर महक पर पड़ी तो उसकी आंखें तुरंत चौकन्ना हो गईं, जैसे वो किसी चोर पर नजर रख रहा हो। मुझे इसे 3 बार स्पिन करना है, महक ने आशु से कहा। नेचुरली पैसे महक नहीं दे रही थी, इसलिए आशु ने पैसे चुकाए और महक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाने को कहा। सोल्जर्स ने अपनी गन्स पकड़ी और महक पर सर्च लाइट की तरह अपनी नजरें गड़ा दी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। बस बेबस होकर देखते रहे कि महक ने 3 बार लगातार बिन्यांग केव की एंट्रेंस रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। इंचार्ज ऑफिसर अवाक खड़े रह गए। आशु और महक के जाने के बाद उन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दोबारा चेक किया, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने उसे दर्जनों बार स्पिन किया, लेकिन कोई भी रेड लाइन को हिट नहीं कर सकी। ये क्या बकवास है, ऑफिसर को यह बहुत अजीब लगा। पिछली वाकये के बाद उन्होंने पहले ही हायर ग्रेड प्राइमोर्डियल एनर्जी सेंसर इंस्टॉल कर दिए थे। अगर महक ने कोई पावर यूज की होती तो प्राइमोर्डियल एनर्जी सेंसर अलार्म बजा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी शो नहीं हुआ। दोनों बिन्यांग केव में दाखिल हो गए। महक का लक हमेशा की तरह बेहतरीन था। उसका लक ऑलरेडी अच्छा था, लेकिन बेबी टाइगर और 4 लीफ क्लोवर के ऑगमेंटेशन से यह और भी इंप्रेसिव हो गया। केव में एंटर होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि एक टाइगर खुद उनके सामने आ गया और तुरंत ही दांत निकालकर उनकी तरफ झपट्टा। क्या तुम इसे खुद मारोगी? आशु ने महक की तरफ देखते हुए पूछा। उसे यह नहीं पता था कि कंपेनियन ए के ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ाने के लिए महक को खुद टाइगर मारना होगा या नहीं। मुझे अपना हाथ दो, महक ने आशु से कहा। क्यों? यह कहते हुए आशु ने अपना राइट हाथ महक के सामने कर दिया। महक ने अपनी उंगलियों से आंसू की हथेली पर एक सर्किल ड्रॉ किया। फिर उसने आंसू का राइट हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को उसकी हथेली की तरफ मोड़ दिया। उसने आंसू की फिस्ट बंद करवाई और पायसली कहा, लक गॉडेस, तुम्हारे साथ हो? ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आशु को शक हुआ। महक का लक अच्छा था, लेकिन क्या लक बांटा जा सकता है? आशु ने गेम में टाइगर को अनगिनत बार मारा था, लेकिन हर बार केवल कुछ प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल ड्रॉप हुए थे। उसने कभी बेबी टाइगर का कंपेनियन एग नहीं देखा था। आशु को महक के इस दावे पर शक हुआ कि वो सर्किल सच में काम करेगा। हालांकि उसे यकीन नहीं था, लेकिन टाइगर उसके सामने आ चुका था। आशु ने बिना हिचकिचाए अपने राइट हाथ से बैम्बू ब्लेड को म्यान से बाहर निकाला और फेंक अ व्हील स्वॉर्ड फ्लैश के साथ टाइगर पर स्लैश कर दिया। सरप्राइजिंगली टाइगर यूजुअल से ज्यादा स्ट्रांग था। अपनी कमर को मोड़ते हुए उसने फेंक अ व्हील स्वॉर्ड फ्लैश को डॉज कर दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूमरैंग वापस आएगा और उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देगा। एक ही स्ट्राइक में एक इपिक डायमेंशनल क्रिएचर को मार गिराना, यह भले ही सबसे कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है। अफसोस की बात है, महक ने कहा। यह क्यों? आशु ने टाइगर के कॉर्प्स की तरफ बढ़ते हुए पूछा। अफसोस की बात यह है कि तुम युगराल के स्टूडेंट हो, महिम सिटी को छोड़कर और कोई तुम्हें हायर करने की हिम्मत नहीं करेगा। महक ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। तो क्या हुआ? आशु ने लापरवाही से कहा। डायमेंशनल जॉन पहले से ही बहुत अनस्टेबल थे। कोई नहीं जानता था कि लीग कितने समय तक टिकेगी, और ना ही उसने कभी लीग का कोई बड़ा ऑफिशियल बनने के बारे में सोचा था। आजाद रहना शानदार है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती, जो मन में आए वही कर पाती। महक बड़बड़ाई।
लेकिन आशु ने महक की बात नहीं सुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नजरें पूरी तरह टाइगर के कॉर्प्स में पड़े कंपेनियन एग पर टिक गई थीं। कंपेनियन एग सच में ड्रॉप हुआ है। आशु ने कंपेनियन एग उठाया, मगर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने गेम में इस टाइगर को इतनी बार मारा था कि उसे उल्टी होने को आ गई थी, लेकिन उसे कभी बेबी टाइगर कंपेनियन एग नहीं मिला, और यहां सिर्फ एक बार में यह मिल गया। मेरा रोज का नाश्ता याद रखना, ऐसा मत करना कि जरूरत खत्म होते ही मुझे भूल जाओ, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो भी खाना हो बस बता देना, मैं गारंटी देता हूं कि वो तुम्हारे पास पहुंचेगा। आशु ने जल्दी से कहा, कुछ भी चलेगा जो तुम्हें डिलिशियस लगे। महक ने कहा वो खाने पीने को लेकर ज्यादा चूजी नहीं थी। आशु ने सहमति जताई और ईगरली अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी कंपेनियन एग में इंजेक्ट कर दी। उसने ऑन द स्पॉट टाइगर को इंक्यूबेट किया और जल्द ही उसके सामने एक वाइट टाइगर कंपेनियन बीस्ट अपीयर हो गया। बेबी टाइगर एपिक लाइफ प्रोविडेंस लकी, बेबी टाइगर लक प्लस 5 लाइफ सोल टाइगर सोल, स्ट्रेंथ 28, स्पीड 26, कॉन्स्टिट्यूशन 26, प्राइमोर्डियल एनर्जी 23, प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल टाइगर पाउंड्स। कंपेनियन फॉर्म कोई नहीं। उसके एट्रीब्यूट्स सच में बेकार थे, एक ऐसा एपिक क्लास क्रिएचर जो कचरे के बराबर था, लेकिन उसके अनोखे लक टाइप लाइफ प्रोविडेंस ने इस बेकार कंपेनियन बीस्ट को भी बहुत रेयर बना दिया। अब जब उसके पास लकी बेबी टाइगर था, आशु को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर रखा एक बड़ा पत्थर हट गया हो। अब उसे हर दिन टाइगर का शिकार करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। दोनों बिन्यांग केव से बाहर निकले और उनके साथ एक एक टाइग था। बिन्यांग केव को गार्ड कर रहे सोल्जर्स ये देखकर अवाक रह गए। हालांकि बेबी टाइगर के स्टैट्स बहुत ही ऑर्डिनरी होते थे, लेकिन आशु को बेबी टाइगर को राइड करते हुए अलग ही महसूस हो रहा था। उसे इसकी स्पीड भी काफी तेज लगी। ठीक है, मेरा मिशन पूरा हो गया। अब मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। नींद की कमी लड़कियों के लिए वर्जित है। इतना कहकर महक सोने चली गई। आंसू जब अपने डोर्म वापस पहुंचा तो वो बेबी टाइगर को बैट केव में ले जाने के लिए एक्साइटेड था, ताकि कंपेनियन बीस्ट के इन्हांस लक का इन्फ्लुएंस देख सके। बेबी टाइगर ने आशु को निराश नहीं किया। जो डायमेंशनल क्रिस्टल ड्रॉप हुए वे यूजुअल से 50% ज्यादा थे और उनकी क्वालिटी भी काफी बेहतर थी। ज्यादातर डायमेंशनल क्रिस्टल्स के स्टैट्स 30 पॉइंट से ऊपर थे और एक 21 वैल्यू वाला पॉइजन क्रिस्टल भी ड्रॉप हुआ। इससे पहले आशु को सबसे ज्यादा वैल्यू वाला पॉइजन क्रिस्टल सिर्फ 10 से कुछ ज्यादा पॉइंट का मिला था। उसका 20 वैल्यू वाला पॉइजन क्रिस्टल जेड टोड से ड्रॉप हुआ था। यह वाकई शानदार है। आशु को यह कंपेनियन बीस्ट बहुत पसंद आया। कुछ कंपेनियन एग्स भी ड्रॉप हुए, जिन्हें आशु ने अपने कंपेनियन बीस्ट्स को खिला दिया। टायरेंट बेहेमोथ ने फाइनली 2 जहरीले बैट्स के कंपेनियन एग खाने के बाद इवोल्व होना शुरू कर दिया। जो लिटिल बेहेमोथ पहले इंसान की केवल आधी ऊंचाई का था, उसका फर तेजी से ग्रो होने लगा। उसकी मसल्स बलून्स की तरह फूल गईं और जल्द ही वो लगभग 4 मीटर लंबा हो गया। उसके शरीर की मसल्स स्टील की तरह दिख रही थीं, जो एक्सप्लोसिव पावर से भरी हुई थीं। टायरेंट बेहेमोथ लेजेंडरी इवोल्वेबल, लाइफ प्रोविडेंस एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ 21, स्पीड 21, कॉन्स्टिट्यूशन 21, प्राइमोर्डियल एनर्जी 21, टैलेंट स्किल माउंटेन डेवरिंग, कंपेनियन फॉर्म बाय नक्सिंग, ग्लव। आशु काफी समय से उसे फेड कर रहा था, जिसमें कई एपिक कंपेनियन एग भी शामिल थे। इतनी मेहनत के बाद टायरेंट बेहेमोथ फाइनली लेजेंडरी स्टेज पर पहुंच गया, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो एपिक स्टेज पर कब पहुंचेगा। मदद मांगे ताकि सक्शाह क्लब से डील की जा सके, लेकिन दरफान ने बार बार मना कर दिया। कुछ नहीं हो पाया। इससे वैभव और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया। कैंपस से निकलने के बाद वैभव अपने घर जा रहा था। जब वो एक संकरी गली में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बीमार और मुरझाए हुए चेहरे वाला, पीला सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसकी तरफ आ रहा है। उस आदमी की शक्ल ने वैभव को आंसू की याद दिला दी। आंसू का चेहरा भी थोड़ा पीला था, मानो वो सालों से धूप में ना निकला हो। वो आदमी भी बिल्कुल आंसू जैसा ही लग रहा था, जिससे वैभव का मूड और खराब हो गया। जब वैभव ने देखा कि वो आदमी उसे घूर रहा है तो वो गुस्से में आ गया। उसने घूर कर देखा और पूछना चाहा कि वो क्या देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें
उस आदमी की आंखों से मिली, वो वहीं ठिठक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस आदमी की आंखों में मिस्ट बाइनल्स है, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो चाहकर भी उन आंखों से नजरें नहीं हटा सका और कुछ और सोचने में अनेबल हो गया। विक्रांत वैभव को घूरता रहा और धीरे धीरे उसके पास आ गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और सावधानी से वैभव के सिर से एक बाल खींच लिया। दर्द की वजह से वैभव चौंक कर होश में आया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वो अचानक कंफ्यूज्ड क्यों हो गया था। लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा तो उसके अंदर अजीब डर ने जगह बना ली। वो पीछे हटते हुए बोला, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विक्रांत ने वैभव की तरफ ना देखकर अपने हाथों से उस बाल की लट को पिंच किया और फिर एक हथेली के साइज की डॉल निकाली। वो डॉल किसी क्लाउन की तरह दिख रही थी। विक्रांत ने वैभव के बाल को डॉल के सिर पर चिपका दिया। उस मुलायम बाल की लट ने जैसे ही विक्रांत के हाथों में छुआ, वो जल्दी से डॉल के शरीर में समा गई, जैसे वो एक स्टील की नीडल बन गई हो। उस पल में विक्रांत ने वैभव को अजीब और डरावनी मुस्कान के साथ देखा। उसने अपने हल्के बैंगनी हो चुकी होंठों को सिकोड़ा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसका नाम आशु शाह है। मेरी मदद करो और मुझे उसका एक बाल या नाखून लाकर दो। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूंगा? वैभव को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जैसे जैसे बोल रहा था, उसके दिल में डर और बढ़ता जा रहा था। वो लगातार पीछे हट रहा था और अगर उसके पैर सॉफ्ट नहीं हुए होते तो वो पहले ही पलटकर भाग चुका होता। विक्रांत ने वैभव से कुछ नहीं कहा। उसने एक आवारा कुत्ते को देखा जो कचरे के डिब्बे में मुंह मार रहा था। विक्रांत ने हवा में हाथ बढ़ाया, उस आवारा कुत्ते के फर को खींचा और उसे अपनी उंगलियों की तरफ खींच लिया। दर्द की वजह से आवारा कुत्ता विक्रांत पर भौंका, लेकिन विक्रांत ने केवल उसे एक बार घूर कर देखा और कुत्ता तुरंत ही अपनी पूंछ टांगों के बीच में छिपाकर भाग गया। उसने फिर से भौंकने की भी हिम्मत नहीं की। विक्रांत ने एक और क्लाउन डॉल निकाली, कुत्ते के फर को क्लाउन डॉल के सिर में डाला और फिर एक अनफॉरगेटेबल सीन ने वैभव के माइंड को ड्रिल कर दिया। विक्रांत की आंखें डरावने तरीके से ब्राइट हो गईं और वो उस डॉल को घूरने लगा। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, जैसे वो एक क्लाउन हो जो जोकर का मेकअप करके मुस्कुरा रहा हो। उसका पीला चेहरा क्लाउन के सफेद चेहरे की तरह लग रहा था। अगले ही पल विक्रांत ने थोड़ी सी ताकत लगाकर गुड़िया का हाथ खींच लिया। उसी समय आवारा कुत्ता एक दर्दनाक आवाज निकालता है और ताजे खून की धार बह निकलती है। ऐसा लगा जैसे उसका एक सामने का पैर किसी इनविजिबल हाथ से खींच लिया गया हो। विक्रांत ने डॉल के हाथों को और ज्यादा बेताबी से खींचा। बहुत जल्दी डॉल के बाकी लिम्स भी उखड़ गए। उसी तरह आवारा कुत्ते के लिम्स भी गायब हो गए और खून हर जगह फैल गया। वैभव की खौफ भरी नजरों के सामने विक्रांत ने क्लाउन डॉल का सिर उखाड़ दिया। जब वैभव ने अपने सामने आवारा कुत्ते का सिर काटते देखा तो वो मेंटली टूट गया। वो चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। तुम्हारे बाल भी यहां हैं! विक्रांत के सॉफ्ट वर्ड्स ने वैभव को, जो पूरी तरह से डर से भर चुका था, रुकने पर मजबूर कर दिया। वो वहां स्टोन स्टैच्यू की तरह खड़ा रहा, बिना हिले डुले, मानो जम गया हो। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त, इन 2 दिनों में मुझे आशु का बाल या नाखून चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल उसी आवारा कुत्ते की तरह हो जाओगे। विक्रांत ने यह कहते हुए क्लाउन डॉल के सिर को सहलाया। वैभव को तुरंत महसूस हुआ कि उसका सिर सुन्न हो गया, जैसे कोई बड़ा इनविजिबल हाथ उसके सिर को सहला रहा हो। उसका शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। यहां तक कि उसकी पैंट भी गीली हो गई। विक्रांत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, मानो वो अब वैभव को देखना नहीं चाहता हो। नाक को ढकते हुए उसने मुंह मोड़ा और धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। साथ ही वैभव ने विक्रांत की खराश भरी आवाज सुनी, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। काम होने के बाद मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? वैभव ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि वो बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन जीने की इच्छा ने उसे ये सवाल पूछने पर मजबूर किया। जब तुम्हें मिल जाए तो मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी या मौत तुम्हारे हाथों में है। विक्रांत ये कहते हुए मुड़ा और गली से बाहर चला गया। वैभव उठकर चुपचाप गली में चलने लगा, लेकिन उसे सड़कों पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वहां उस अधेड़ उम्र के आदमी का कोई निशान नहीं था। अगर जमीन पर खून के धब्बे और आवारा कुत्ते का कॉर्प्स ना होता
तो वैभव को लगता कि उसने बस एक नाइटमेयर देखा था। कैफेटेरिया में खाने और महक के लिए नाश्ता लाने के अलावा आशु लगभग घर से बाहर ही नहीं निकला। बेबी टाइगर के साथ शिकार करने की एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हुई थी, जो डायमेंशनल क्रिस्टल और कंपेनियन बीस्ट से ड्रॉप हुए थे। उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में काफी सुधार हुआ था। प्लस 5 लाख अब ऑब्वियस इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अगर मुझे और कुछ पॉइंट्स मिल जाते तो क्या ड्रॉप रेट 2 गुना नहीं हो जाता? आशु सोच रहा था कि वो कहां से एक और पेट हासिल कर सकता है जो लक को ऐड करता हो, क्योंकि लकी बेबी टाइगर का लाइफ प्रोविडेंस यूनिक था। भले ही उसके पास एक और बेबी टाइगर हो, लक का इफेक्ट एक साथ नहीं जुड़ सकता था। इसीलिए अगर आशु फिर से बेबी टाइगर को हासिल करने के लिए बिन्यांग केव में जाता तो इसका कोई फायदा ना होता। रुको, लकी बेबी टाइगर का लाइफ प्रोविडेंस जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन क्या इसे सिंथेसिस किया जा सकता है? जब दो अलग कंपेनियन बीस्ट्स कंबाइन होते हैं तो वे एक अलग लाइफ प्रोविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट और स्काई स्पाइडर यंगलिंग को फ्यूज कर किंग ऑफ लो एल्टीट्यूड से किंग ऑफ स्काई बनाया था। अगर मैं बेबी टाइगर को किसी और कैट या कुत्ते के साथ फ्यूज करूं तो क्या मैं इसे लकी कैट में बदल सकता हूं या कुछ ऐसा ही बना सकता हूं? क्या यह जोड़ने लायक होगा? आशु इस मामले की वायबिलिटी पर विचार कर रहा था। अगर वो सच में ऐसा फ्यूजन कर सकता था तो वो लक टाइप के लाइफ प्रोविडेंस को किसी और पावरफुल कंपेनियन बीस्ट के साथ फ्यूज करके पूरी तरह से सिंथेसिस कर सकता था। इससे उसे लक बोनस और पावरफुल कॉम्बैट एबिलिटी मिलती। आशु सिर्फ सोच रहा था। वो ब्लड के रंग के अवतार को मरने नहीं दे सकता था और ना ही वो डेंजन को फिर से रिफ्रेश कर सकता था। इसलिए उसके सभी थॉट्स मीनिंगलेस थे, जिससे वो बेबी टाइगर को फार्म करने में अनएबल था, क्योंकि उसने डेंजन्स को फिर से रिफ्रेश नहीं किया था। आशु ने पिछले कुछ दिनों में जिन भी मॉन्स्टर्स का शिकार किया था उन्हें लगभग वाइप आउट कर दिया था। वो अब इस सिचुएशन में पहुंचने वाला था जहां उसे कोई मॉन्स्टर शिकार करने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा पहली बार था जब उसने रहस्यमयी फोन मिलने के बाद ऐसी सिचुएशन का सामना किया था। हालांकि कुछ डेंजन ऐसे भी थे जिनमें वो पहले कभी नहीं गया था, जैसे सुमंदा माउंटेन, और आशु वहां जाने का साहस भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे डर था कि ब्लड के रंग का अवतार वहां मारा जाएगा। थैंकफुली आशु के पास बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए थीं, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो हर दिन ओशन ऑफ नॉलेज में डूबा रहता था। वैभव को रोने का मन कर रहा था। उसने पहले सोचा था कि अपने स्कूलमेट के रिश्ते का इस्तेमाल करके आशु का एक बाल हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। शुरू में उसने आशु के करीब रहने वाले सक्शाह क्लब के मेंबर्स से कांटेक्ट किया था। उसने ये कहकर उन्हें मनाया कि स्टूडेंट काउंसिल उनके साथ एक जॉइंट एक्टिविटी होस्ट करना चाहती है और आशा की कि समर और आशु इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो सभी एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसके लिए उसने कुछ स्पेशल डायमेंशनल जोन्स के पास हासिल करने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। लेकिन उसे झटका लगा जब समर ने उसे बताया कि आशु सिक्लूजन में है और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। इन द एंड जॉइंट एक्टिविटी शुरू की गई। उसने पैसे खर्च किए लेकिन आशु को नहीं देखा। क्या करूं क्या करूं? वैभव बहुत घबराया हुआ था। अब एक दिन से भी कम समय बचा था। उसे जल्दी से जल्दी आशु का एक बाल हासिल करना था। वो फेलियर के आउटकम को इमेजिन भी नहीं करना चाहता था और ना ही उस कुत्ते की दर्दनाक हालत को याद करना चाहता था। वैभव ने कई तरीकों के बारे में सोचा था, लेकिन वे सभी नाकाम हो गए। आखिर में उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो खुद आशु को ढूंढे। उसे किसी भी हाल में आशु का एक बाल हासिल करना था। दूसरी तरफ इस बात से अनजान आशु दूसरे फ्लोर की बालकनी के पास एक बुक पढ़ रहा था। धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, जिससे उसे वार्म और कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। चूंकि वो पूरे समय के दौरान ट्रुथ लिसनर को उसकी कंपेनियन फॉर्म इक्रो रिंग को अपने कान में पहने हुए था, आशु ने वैभव के पास आने से पहले ही उसे सुन लिया था। वो यहां क्यों आ रहा है? आशु को हैरानी हुई। वैभव क्लियरली उसकी इमारत की तरफ बढ़ रहा था और उसके आंगन के एंट्रेंस के पास पहुंचने वाला था। मुझे उसका बाल चाहिए, मुझे चाहिए। आशु ध्यान से सुन रहा था और उसने वैभव को अपने आप से बड़बड़ाते हुए सुना। यह इतना हल्का था कि आम लोग उसे सुन भी नहीं सकते, भले ही वे उसके पास खड़े हों। लेकिन ट्रुथ लिसनर की हियरिंग इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि आशु ने उसे क्लियरली सुन लिया। वो किसका बाल चाहता है मेरा?
पर वो मेरा बाल क्यों चाहता है? आशु ने तुरंत कुछ गैस लगाने शुरू कर दिए। लीग में कई मैजिकल डायमेंशनल फोर्सेस थीं। कहा जाता है कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग कर्स टाइप की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल को यूज करते थे, जिससे वे किसी पर्सन के बाल और नाखून जैसे मीडियम से दूर से उसे कर्स दे सकते थे और उसे मौत के घाट उतार सकते थे। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी कई सिमिलर एबिलिटीज थीं और वे और भी एग्जैजरेटेड थीं। इनमें किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ किसी के जन्म का वक्त जानने से ही उनकी जान ली जा सकती थी, भले ही वो कितनी भी दूर हो। करंटली आशु को ऐसी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एक रियल बैटल में, चाहे वो कोई इपिक ह्यूमन हो या कंपेनियन बीस्ट, उसके पास उनसे मुकाबला करने की ताकत थी, लेकिन वो उन पावर्स से घबराता था जिनका वो बिना देखे शिकार हो सकता था। ऐसी पावर्स के खिलाफ भले ही उसके पास अनाहिलेटिव पावर्स होती, इसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि वो अपने टारगेट को ना तो ढूंढ सकता था और ना ही उस पर हमला कर सकता था। एग्जाम्पल के लिए, कई पावरफुल ईपिक एक्सपर्ट्स बिना किसी डायमेंशनल क्रिएचर से सामना हुए डायमेंशनल जोन को एक्सप्लोर करते हुए मारे गए। इसका मतलब ये नहीं था कि वे इनफ स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि ये था कि वे अननोन फोर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस में बहुत कमजोर थे। वे कुछ नहीं थे, बस ऐसे लोग जो अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स, कुछ ऐसे लोग भी थे जो सक्सीड हुए। कहा जाता है कि अग्रवाल परिवार के हीरो ने पास्ट में इनविंसिबल कन्नौट डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस की थी, जिससे वो इनवल्नरेबल स्टेट में पहुंच गए थे। चाहे जो भी ईविल पावर हो, उसे मारने में अनेबल थी। वो एक क्लासिक एग्जाम्पल थे जो सीधी लाइन में चार्ज करने वाली मशीन की तरह थे। हालांकि वो अंत में अच्छा नहीं कर पाए जब वे एक डायमेंशनल जोन में गए। इसलिए आशु हमेशा से मानता था कि अपने दुश्मन को जानना ही सभी लड़ाइयों में जीतने की चाबी है। सबसे अच्छा यही है कि वो किसी भी जोखिम को ना लें। आफ्टर ऑल, उसके पास केवल एक ही लाइफ थी। जब आशु इस पर विचार कर रहा था, वैभव ऑलरेडी उसकी डोरबेल बजा चुका था। लगता है ब्यूरो के लोग आ गए हैं। आशु ने अंदाजा लगाया कि क्या हो रहा था, कुछ सोचा और फिर उसने नीचे जाकर दरवाजा खोला। वो वैभव से यह जानना चाहता था कि ब्यूरो ने किसे भेजा था। वैभव, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आशु ने बाहर खड़े वैभव से पूछा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वैभव ने केयरफुली पूछा। आओ, अंदर आओ। यह कहते हुए आशु हाई अलर्ट पर था। वो वैभव के बहुत करीब नहीं गया, उसने कुछ दूरी बनाए रखी। चिंता की बात यह थी कि वैभव ने अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया और घुटनों के बल गिरते हुए कहा, आंसू, मेरी मदद करो। अगर तुमने मुझे बचाया नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? आंसू ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, जिस पर वैभव ने कहा, परसों रात मैंने स्कूल से लीव ली और घर जा रहा था। रास्ते में मुझे एक अजीब अधेड़ उम्र का आदमी मिला। वैभव ने उस रात की सभी बातें आशु को बताईं। वैभव जानता था कि ताकत का इस्तेमाल कर आशु के बाल को हासिल करना नामुमकिन था। उसे यह भी पता था कि आशु शेरगिल परिवार से हैं, इसलिए वो उसे नाराज नहीं कर सकता था, ना ही फोर्स यूज कर सकता था। आशु, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचा लो। मैं सच में मरना नहीं चाहता, वैभव ने सिर झुकाते हुए कहा। आशु ने वैभव को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उस पर वैभव का अच्छा इंप्रेशन नहीं था, लेकिन वो उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। वो उसकी बातें सुनकर बेचैन हो गया था। हालांकि जैसे ही उसका हाथ वैभव के हाथ पर टच हुआ, वैभव का फ्लैश और बोन्स एक्सप्लोड हो गईं और उसकी आर्म ब्लडी मिस्ट में बदल गईं। दोनों ने सपनों में भी हालातों के इस तरह से बदलने की उम्मीद नहीं की थी। चाहे आंसू कितना भी तेज पीछे हटे, उसका हाथ ब्लडी मिस्ट से जल्दी ही दागदार हो गया। वहीं वैभव जमीन पर गिर पड़ा और चीखने चिल्लाने लगा। सिटी के बाहर एक फॉरेस्ट में विक्रांत के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान दिखाई दी। वो दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकता था? उसने वैभव को पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि उसे आंसू के बालों की जरूरत है। केवल तभी वैभव आंसू को धोखा दे सकता था, क्योंकि वैभव खुद भी इसे सच मान बैठा था और कोई इसकी खामियों को देख नहीं सकता था। पुराने दोस्त, काफी समय से हमने एक्सरसाइज नहीं की। अब बाहर निकलने और एक्सरसाइज करने का समय आ गया है, विक्रांत ने कहा, और तुरंत उसके शरीर से सैंगुइन ऑरा निकलने लगा और एक ब्लड कलर्ड क्लाउन लाइफ सोल में कंडेंस्ड हो गया। ब्लड कलर्ड क्लाउन लाइफ सोल विक्रांत के सामने आई। विक्रांत ने उस डॉल जैसी दिखने वाली कठपुतली से वैभव के बालों की लट निकाली
और उसे क्लाउन लाइफ सोल को दे दिया। क्लाउन लाइफ सोल ने वैभव के बाल को पकड़ा और वो तुरंत ब्लड क्लर्ड फ्लेम्स में जलकर राख बन गया। फिर एक सैंग्वाइन बीम में ट्रांसफॉर्म होकर क्लाउन के शरीर में फ्यूज हो गया। तुम्हारे ब्लड को मीडियम बनाकर मैं सोल को एज अ गाइड इस्तेमाल करूंगा। ब्लड हेक्स क्लाउन, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करो और उन इग्नोरेंट लोगों को फिर से खौफ में कांपने पर मजबूर कर दो। विक्रांत ने एक्साइटेड होकर ब्लड हेक्स क्लाउन की तरफ देखकर कहा। ब्लड हेक्स क्लाउन की आंखों में सैंग्वाइन रोशनी फ्लैश हुई और उसके शरीर से दैवी ब्लड रंगीन फ्लेम्स ऊपर की तरफ उठने लगी। दूसरी तरफ थॉमस कॉलेज में बने अपने डोर्म में आशु ने अपने हाथ पर ब्लड देखा और उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने कानों में हीट महसूस की, फिर एक फोर्स को अपने हाथों के जरिए शरीर में एंटर होते हुए फील किया। ये फोर्स जल्द ही उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिसके साथ उसके शरीर में बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी भरने लगी। ये एनर्जी इतनी मैसिव थी कि ये लगभग ड्रैगन गेट में गिरी लाइटनिंग की बराबरी कर रही थी। आशु को तुरंत रियलाइज हुआ कि ट्रूथ लिसनर की ईविल नलिफिकेशन लाइफ सोल ने इफेक्ट दिखाया है और हमलावर की अजीब पावर को खत्म कर दिया। मैं अभी भी बहुत लापरवाह था। आशु ने अपनी गलतियों पर विचार किया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट था जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए डिटरमिन्ड था, चाहे वो कितनी भी तैयारी कर लेता। कुछ ना कुछ गलती होना इनेविटेबल था। सबसे अच्छा तरीका यह था कि दुश्मन को पहले खत्म कर दिया जाए ताकि वो पूरी तरह टेंशन फ्री हो सके। लेकिन अभी उसे यह भी नहीं पता था कि उसका ओपोनेंट कहां है। जब उसने वैभव को देखा जिसकी आर्म एक्सप्लोड हो चुकी थी, तो आशु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस बार यह वैभव था जिसकी उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन अगर अगली बार यह समर महक या उसका कोई और करीबी होता तो क्या वो तब भी इतना इंडिफरेंट रह पाता? आशु ने स्कूल के इमरजेंसी नंबर पर फोन किया और वैभव को हैंडल करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। विक्रांत ने अपने सामने मौजूद ब्लड हेक्स क्लाउन को घूर कर देखा। जब उसने उसकी आंखों में सैंग्वाइन रोशनी को और ज्यादा इंटेंस होते देखी तो उसे यकीन हुआ कि ब्लड हेक्स की पावर आशु पर हावी हो चुकी है। उसने ऑर्डर दिया, उसे यहां लेकर आओ। आशु ने अपने शरीर में प्राइमोर्डियल एनर्जी की कभी ना खत्म होने वाली स्ट्रीम महसूस की, जो इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। अचानक ट्रूथ लिसनर की ईयरिंग किसी चीज से खींचती हुई लगी और एक डायरेक्शन में तैरने लगी। आशु का दिल धड़क उठा और वो बाहर चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने बाहर नेहा और महक को खड़े देखा, जो दरवाजा खटखटाने ही वाले थे। वैभव की चीखों ने उन्हें अलर्ट कर दिया था, इसीलिए वे दोनों देखने आई थी। उसका ध्यान रखना, उसे मरने मत देना, मुझे कहीं जाना है। आशु ने कमरे के अंदर चीख रहे वैभव की तरफ इशारा किया और बाहर निकल गया। उसे वैभव के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन अगर वैभव सच में उसके डोर्म के कमरे में मर जाता तो उसे अपनी बात समझाने में मुश्किल होती। बिना किसी सबूत के कॉलेज केवल यही मानेगा कि आशु ने ही वैभव को मारा है। नेहा और महक के एक्सप्रेशंस की परवाह किए बिना आशु सीधे उस डायरेक्शन में बढ़ गया जहां ईयरिंग पॉइंट कर रही थी। स्कूल से निकलने के बाद आशु ईयरिंग के अकॉर्डिंग वेस्ट की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही वो सिटी छोड़कर सुनसान इलाके में पहुंच गया, जहां आशु के सामने एक फॉरेस्ट दिखाई दिया और ट्रुथ लिसनर ईयरिंग से आने वाली हीट बढ़ने लगी। इससे आशु को एहसास हुआ कि वो अपने टारगेट के करीब पहुंच रहा है। अपनी स्पीड धीमी करने के बाद नाशु केयरफुली फॉरेस्ट में दाखिल हुआ। ट्रुथ लिसनर ईयरिंग की हीयरिंग का उसने पूरी तरह इस्तेमाल किया, जिससे उसके चारों तरफ 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज उसकी हीयरिंग के थ्रू उसके माइंड में एक इमेज के तौर पर प्रोजेक्ट हो रही थी। फॉरेस्ट में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद ट्रूथ लिसनर की ईयरिंग वायरिंग की पोशन सीएनएस इंडियन ऑनस तक ईयरिंग की एबिलिटी ने उसे दिखाया कि फॉरेस्ट में एक आदमी खड़ा था और उसके सामने ब्लड कलर्ड क्लाउन जैसी लाइफ सोल तैर रही थी। जैसा कि वैभव ने कहा था, वो आदमी शर्ट और सूट पहने हुए था और उसके सिर पर एक यूनिक हैट थी। उसका चेहरा नीली आंखें और तराशे हुए नैन नक्श के साथ काफी गुड लुकिंग था। उसके बाल रेयर सिल्वर रंग के थे। उसकी स्किन पहले से ही सफेद थी और उसका चेहरा थोड़ा पीला होने की वजह से ऐसा लग रहा था मानो उसमें खून ना हो।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर सफेद पाउडर लगा हो। जब आंसू ने विक्रांत को सेंस किया तो विक्रांत ने भी कुछ सेंस किया। उसने भौहें चढ़ाई और आंसू की डायरेक्शन में देखा। उसी समय उसकी आंखों में सरप्राइज की झलक आई। क्या? ब्यूरो ने बस तुम्हें ही भेजा है। आशु ने बैम्बू ब्लेड कसकर पकड़ लिया और विक्रांत की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही उसने ट्रुथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ लगातार नजर रखी, ताकि ये श्योर हो सके कि कहीं कोई एम्बुश ना हो। तुम एक्चुअली ब्लड हेक्स के कंट्रोल से इम्यून हो और तुम मुझे ढूंढने में भी कामयाब हो गए। दिलचस्प है, विक्रांत ने आंसू को घूरते हुए कहा, जैसे वो किसी इंटरेस्टिंग खिलौने को देख रहा हो। तुम्हें यह दिलचस्प नहीं लगेगा। आशु ने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि उसके चारों तरफ कोई एम्बुश नहीं है। उसने तुरंत बैम्बू ब्लेड म्यान से निकाला और विक्रांत के सामने लाइटनिंग की स्पीड से अपीयर हुआ, मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो, ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल के साथ। उसने अनपैरेलल्ड स्पीड से विक्रांत के शरीर पर स्लैश किया। विक्रांत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आशु इतना तेज होगा। उसकी स्ट्रेंथ महमूद ने जो इंफॉर्मेशन उसे दी थी उससे पूरी तरह अलग थी। वो ऑर्डिनरी लेजेंडरी स्टेज स्टूडेंट नहीं था। इतनी कम उम्र में इपिक स्टेज पर विक्रांत की नजरें ठिठक गईं। आशु की सेबर बहुत फास्ट थी। विक्रांत कॉम्बैट में वीक था। शायद अपने लंबे कारावास और पूरी तरह से रिकवर ना होने की वजह से वो वक्त रहते। डॉज करने में अनेबल था। उसके हाथ में काले धुएं का गुब्बार उठा जो बैम्बू ब्लेड से टकराने के लिए बढ़ा, लेकिन बैम्बू ब्लेड ने काले धुएं को डायरेक्ट स्लाइस दिया और इसी के साथ विक्रांत का हाथ भी कटकर गिर गया। बैम्बू ब्लेड रुका नहीं और विक्रांत के शरीर को स्लैश करने के लिए आगे बढ़ने लगा। एक तेज आवाज के साथ आंसू को एहसास हुआ कि बैम्बू ब्लेड ने केवल विक्रांत की जैकेट को स्लाइस किया था। जबकि वो गायब हो गया था, जमीन पर केवल उसका कटा हुआ हाथ थोड़ा कांप रहा था। आंसू ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ट्रुथ लिसनर इयरिंग की पावर को लिमिट तक पुश कर दिया। ये उसके माइंड में आसपास की हर चीज को रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन उसे विक्रांत का कोई निशान नहीं दिखा। जब आशु विक्रांत को ढूंढ रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसके पैरों के पास एक एंट आ गई थी। फॉरेस्ट में कई एंट्स होती हैं, लेकिन ये वाली एंट कुछ अजीब थी। ये डायरेक्ट आशु के पैरों के पास तक आ गई थी। आशु का मन झटका खा गया और उसने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। उसी पल एंट का छोटा सा शरीर बिल्कुल बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो गया, जिससे आसपास की जमीन और ट्रीज भी ब्लास्ट हो गए। एक्सप्लोजन से एक बड़ा गड्ढा भी बन गया, जिसका डायामीटर 2 मीटर से ज्यादा था। आशु पीछे की तरफ उछला और एक लीफ को टच किया, जो ग्रेनेड की तरह एक्सप्लोड हो गया। थैंकफुली उसने म्यूटेटेड स्टोन ची कवच पहना हुआ था। लीफ के एक्सप्लोड होते ही वो घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करके तुरंत बाहर निकल गया, जिससे एक्सप्लोजन से होने वाला डैमेज बहुत कम हुआ। फिर भी म्यूटेटेड स्टोन ची का कवच ब्लास्ट से काला पड़ गया था। आशु कुछ हैरान था। इस आदमी की एबिलिटी इतनी अजीब थी कि वो एंड्स और लीफ को भी हथियार में बदल सकता था। इससे गार्ड करना लगभग नामुमकिन था। पूरा फॉरेस्ट इंसेक्ट लीव्स और वेजिटेशन से भरा हुआ था। आशु को यह पता नहीं था कि कौन सा इंसेक्ट या लीफ बॉम्ब बन जाएगा। यहां तक कि जमीन पर उगी घास भी लैंडमाइन बन सकती थी। आशु का शरीर हवा में झूलता रहा। उसने ट्रुथ लिसनर की हीरिंग और अपनी आंखों का इस्तेमाल विक्रांत को ढूंढने के लिए किया। अगर वो उसे नहीं ढूंढ पाता तो कितनी भी स्ट्रेंथ बेकार थी। हालांकि आशु अपनी सेंस रेंज के अंदर विक्रांत का कोई ट्रेस नहीं ढूंढ सका। पूरे फॉरेस्ट में केवल लीव्स की सरसराहट और इंसेक्ट्स की आवाजें थीं, जो विंड की वजह से हो रही थीं। आशु हवा में मंडरा रहा था और उसने गॉडफील्ड की फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया ताकि वो किसी चीज को ना छुए। फिर उसने धीरे धीरे हवा में घूमकर विक्रांत की पॉसिबल हाइडिंग लोकेशंस ढूंढनी शुरू की। जब भी इंसेक्ट बर्ड या लीव्स उसकी तरफ बढ़ते, वो उन्हें पहले ही स्लाइस कर अलग कर देता। हालांकि कोई और एक्सप्लोजन नहीं हुआ। आशु को महसूस हुआ कि विक्रांत अभी भी वहीं था। वो नहीं गया था। फॉरेस्ट का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। बूम! अचानक आशु ने एक एक्सप्लोजन की आवाज सुनी। हालांकि ये एक्सप्लोजन उसके शरीर पर नहीं हुआ। ये पास के एक बड़े ट्री के ऊपर हुआ। ट्री के टॉप पर एक बग एक्सप्लोड हो गया, जिससे पत्ते और डालियां हर तरफ बिखर गईं। यहां तक कि ट्री पर मौजूद एक ततैयों का नेस्ट भी उड़ गया।
आशु ने आसमान में बिखरे लीव्स और ततैयों को ऐसे देखा जैसे वो बॉम्ब्स की बौछार देख रहा हो। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, वो उन्हें किसी भी हालत में खुद को छूने नहीं दे सकता। घोस्ट स्टेप्स और ड्रैगन गेट फ्लाइंग इमॉर्टल स्किल के साथ आशु का शरीर तेजी से फ्लैश होने लगा, जिस वजह से आसमान में फैले पत्ते और ततैये उसे छूना तो दूर पास आने तक में नाकाम रहे। बूम! कई ट्रीज ब्लास्ट से चकनाचूर हो गए और आसमान लीव्स और इंसेक्ट्स से भर गया। आंसू उड़ते हुए अपने शरीर को मोड़ते और घुमाते हुए इन लीव्स के बीच से ऐसे गुजरा जैसे कोई भूत हो। उसने लीव्स को छुआ नहीं, लेकिन पास के लीव्स अपने आप एक्सप्लोड होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फॉरेस्ट एक एक्सप्लोजिव वेयरहाउस बन गया हो। जो भी आशु को अप्रोच करता वो एक्सप्लोड हो सकता था। आशु चौंक गया, उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने तेजी से फॉरेस्ट से बाहर निकलकर खुद को ऊपर आसमान में उड़ा दिया। उसने फॉरेस्ट को ऊपर से देखा और हर उस चीज को गौर से देखा जो हो रही थी। ट्रुथ लिसनर की पावर ने पहले ही फॉरेस्ट में हो रहे हर इंसिडेंट को उसके माइंड में प्रेजेंट कर दिया था। कोई भी एक्टिविटी उसकी हियरिंग से बच नहीं सकती थी। आशु को पूरा यकीन था कि वो आदमी अभी भी वहीं मौजूद था, लेकिन उसने किसी अननोन तरीके का इस्तेमाल कर खुद को छिपा लिया था। अगर वो केयरफुली तलाश करे तो वो उसे जरूर ढूंढ सकता था। ये आंसू के लिए अब तक का सबसे टेरिफाइंग ओपोनेंट था, जो कि सेम लेवल पर था जब से उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। हालांकि उसने पहले भी कई दुश्मनों से लड़ाई की थी, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूटेटेड स्टोनची और मेई थे, चाहे वे कितने भी पावरफुल क्यों ना हों। वे इस आदमी जितने शातिर और डरावने नहीं थे। पहले अरशद भी शातिर और डरावना था, लेकिन वो कॉम्बैट में माहिर नहीं था, बल्कि वो एक पागल साइंटिस्ट जैसा ज्यादा लगता था। लेकिन ये आदमी तो किलिंग मशीन जैसा था। हालांकि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी उसकी एबिलिटी अजीबोगरीब तरीके किसी को बिना छुए मारना अलाउ करती थी। आशु हवा में इधर उधर घूमता रहा और पास के ट्रीज को कई बार स्कैन किया, लेकिन विक्रांत का कोई ट्रेस नहीं मिला। वो कमीना महमूद, क्या इसे वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट मानता है? विक्रांत ने मन ही मन महमूद को बुरा भला कहा। पकड़े जाने से पहले उसने कई पावरफुल एक्सपर्ट्स का सामना किया था, जिनमें से बहुत कम ही आशु जितने डरावने थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आशु सिर्फ एक स्टूडेंट था। विक्रांत मूव होने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि उसने पहले ही सॉर्सरी का इस्तेमाल करके खुद को फॉरेस्ट का हिस्सा बनाकर छिपा लिया था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि अगर उसने जरा भी एबनॉर्मल एक्टिविटी की तो हवा में मौजूद आशु उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। उसे ये नहीं पता था कि आशु ये कैसे कर रहा है, लेकिन वो जानता था कि आशु किसी ना किसी तरीके से फॉरेस्ट की सिचुएशन को लगातार स्कैन कर रहा है। उसने कई बार ऐसा महसूस किया था जैसे कि उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसकी नजरें आंसू को अट्रैक्ट ना करें। हालांकि उसका दिल जोश से भरा हुआ था। उसे लोगों को मारने का बहुत शौक था। जितना ज्यादा पावरफुल कोई होता, उतना ही ज्यादा वो एक्साइटेड होता। उस पल में उसका खून उबाल मारने को तैयार था। वो तुरंत आंसू को मार डालने की इच्छा महसूस कर रहा था, ताकि अपनी मन की इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सके। जहां तक महमूद के ऑर्डर का सवाल था कि आंसू को जिंदा वापस लाना है, विक्रांत उसे पूरी तरह से भूल चुका था। वो जहरीले स्नेक जैसा था जो मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शिकार कोई कमजोरी दिखाता, वो सबसे लीथल स्ट्राइक करता। मुझे नहीं लगता कि तुम हवा में उड़ते रह सकते हो, विक्रांत ने मौके का इंतजार करते हुए सोचा। एक हवा में था, जबकि दूसरा फॉरेस्ट में। दोनों एक डेडलॉक में फंसे हुए थे। आशु विक्रांत की छिपने की जगह नहीं ढूंढ पा रहा था, और उसे फॉरेस्ट पर हमला करना भी कन्वीनियंट नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे विक्रांत को मौका मिल सकता था। समय बीतने के साथ विक्रांत ने महसूस किया कि आशु ने हवा में मंडराते हुए नीचे आने के कोई साइंस नहीं दिखाए। उसकी इच्छा और ज्यादा तेज हो गई थी कि वो आंसू को मार डाले। आधे दिन बाद आसमान धीरे धीरे डार्क होने लगा। ये मेरा चांस है, जैसे ही उसने देखा कि आसमान और ज्यादा डार्क हो रहा है। विक्रांत को यह समझ में आ गया कि अब उसका चांस है। रात उसका होम ग्राउंड था। हालांकि आशु विक्रांत की लोकेशन का पता नहीं लगा पाया था। वो पेशेंटली इंतजार करता रहा। वो विक्रांत के हमला करने का इंतजार कर रहा था। एज लॉन्ग एज विक्रांत मूव होगा, उसके लिए अपने असली शरीर को छुपाना नामुमकिन हो जाए, और इस तरह उसे उसके असली शरीर का पता चल सकता था।
आशु रियली नहीं चाहता था कि ऐसा टेरिफाइंग पर्सन भाग जाए। अदरवाइज उसे नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। जब सन सेट हुआ और चांद चुपचाप आसमान में छा गया, आंसू हवा में ही बना रहा। विक्रांत के रिवील होने का इंतजार करते हुए अचानक आंशु ने फॉरेस्ट में कुछ एबनॉर्मैलिटी महसूस की। एक स्नेक लीव्स के नीचे तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि घास में स्नेक का घूमना नॉर्मल था, लेकिन आंशु को महसूस हुआ कि उस स्नेक में कुछ अजीब था। वो क्लियर गोल की तरफ बढ़ रहा था। वो फॉरेस्ट के गहरे हिस्से की तरफ जा रहा था। आंशु ने अपनी ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड बुलाई और एक स्लैश किया। स्वॉर्ड बीम ने तुरंत फॉरेस्ट को चीरते हुए एक ट्री को काट दिया। साथ ही उसने स्नेक को भी 2 टुकड़ों में काट डाला। स्नेक एक्सप्लोड हो गया और आसपास एक बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत का शरीर ट्री रूट से बनी एक केव से इमर्ज हुआ, जो फिस्ट के साइज की थी। वो किसी काले साए की तरह फॉरेस्ट में दौड़ पड़ा। हालांकि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, वो ना तो हवा में आंसू की तरफ थी और ना ही फॉरेस्ट के गहरे हिस्से की तरफ। आंसू ने जल्दी से उसे फॉलो किया, लेकिन उसने विक्रांत को रुकते हुए देखा और अपनी बर्फीली सफेद दांतों की रोज को दिखाते हुए उसने आंसू को एक सिनिस्टर स्माइल दी। आंसू को सिनिस्टर स्माइल देते हुए विक्रांत ने एक ब्लड कलर्ड हाथ डैगर फेंका। हालांकि डैगर आंसू की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ फेंका गया था। आंसू को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि ब्लड कलर्ड डैगर उड़ रहा है और तुरंत प्रॉब्लम का एहसास हुआ। उसकी शैडो विक्रांत उस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी शैडो पर जो चांद की रोशनी से बनी थी हमला कर रहा था। डॉज करने का वक्त बहुत कम था। उसके पास सोचने तक का वक्त नहीं था। आशु का पहला रिएक्शन था कि उसने अपनी इनवर्स एंसिएंट एम्परर लाइफ सोल को बुलाई। जैसे ही इनवर्स एंसिएंट एम्परर लाइफ सोल को बुलाई गई, ब्लड कलर डैगर ने आशु की शैडो को जकड़ लिया। हालांकि इनवर्स एंसिएंट एम्पर के ह्यूमनॉइड्स एंड लाइफ सोल के अपीयंस होने की वजह से तेज रोशनी ने उसकी शैडो को शैटर कर दी। ज्यादातर शैडोज दूसरी डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो गईं। चांद की रोशनी से बनी शैडो भी लगभग इनविजिबल हो गई। उसके दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए बढ़ गई, लेकिन उसे कोई डैमेज फील नहीं हुआ। एक घोस्ट की तरह आंसू विक्रांत के सामने आ गया और उसने अपनी ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड और बैम्बू ब्लेड से उस पर स्लैश कर दिया। विक्रांत झुक गया, जिससे ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड मिस हो गई। हालांकि बैम्बू ब्लेड ने उसकी कमर के अक्रॉस कट लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी स्लाइस हुआ वो विक्रांत के कपड़े थे। मतलब वो फिर से गायब हो चुका था। बूम! विक्रांत के कपड़े आंसू के आगे ही एक्सप्लोड हो गए, जिससे उसे तुरंत पीछे हटना पड़ा। वो फिर से हवा में वापस आ गया और उसने अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट को गॉड फील्ड एरा पर स्विच कर दी। माहौल फिर से इंटेंस हो गया। दोनों जानते थे कि वे आज खतरनाक ओपोनेंट से मिले हैं। वे एक दूसरे के पहले कदम का इंतजार कर रहे थे ताकि दूसरी पार्टी कोई फ्लॉ रिवील करे। आशु जल्दबाजी में नहीं था। उसे नहीं लगता था कि दूसरी पार्टी बिना खाए पिए लगातार छिप सकती है। उसने हवा में उड़ते हुए केओस स्पेस से एक पैनकेक और कोक का एक कैन निकाला। उसने पैनकेक के साथ कुछ स्प्रिंग ऑनियन भी निकाले। वो फॉरेस्ट में हो रही सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए खा रहा था। वो लड़का काफी बड़ा पंख है, कितना टेस्टलेस है क्या? क्या ये खाने लायक भी है? विक्रांत आशु की खाने की पसंद को लेकर नाखुश था, लेकिन वो भूखा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके मन में रेड वाइन और रोस्टेड फ्लेश की खुशबू उभर आई। विक्रांत ने अपनी लार को निगला और खुद को सोचने से रोका। बस इसी तरह वो आशु के साथ स्टेलमेट कंटिन्यू रखे हुए था और चुपचाप मौके की तलाश कर रहा था। लूनर शैडो सॉर्सरी का इस्तेमाल करके आशु को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए विक्रांत ने दूसरे तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां विक्रांत नीचे मुश्किलें झेल रहा था, वहीं आशु आसमान में मंडराते हुए पेट भर रहा था। पहले तो वो केवल अपनी भूख मिटा रहा था, लेकिन बाद में उसने एक वैक्यूम पैक्ड नमकीन का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक निकाली और आसमान में बैठकर पार्टी करने लगा। इस लड़के का टेस्ट कितना खराब है। क्या यही सब इंसान खाते हैं? विक्रांत चाहता था कि वो आशु द्वारा खाए जा रहे खाने को कूड़ेदान में फेंक दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। विक्रांत ने आंसू की शैडो की तरफ एक नजर डाली, लेकिन वो वहां नहीं गया। हालांकि आंसू बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे खा पी रहा हो। उसे यकीन था कि जैसे ही वो कोई एबनॉर्मल हरकत करेगा,
आंसू की स्वॉर्डन बीम उसे जरूर काट डालेगी। वो आंसू की स्वॉर्डन बीम की पावर को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वो कुछ स्वॉर्ड एक्सपर्ट्स के मुकाबले थोड़ा लैकिंग था, मगर उसकी स्वॉर्ड बीम्स में कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स थे। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज थी क्योंकि वो उसके हाथ को भी काट सकता था। आंशु ने पेट भरने के बाद कहा, तुम चाहे जितना छिप लो, तुम बच नहीं पाओगे। क्यों ना बाहर आकर बात करें। अगर तुम मुझे इनफ इंफॉर्मेशन दे सको जो मुझे संतुष्ट करे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। विक्रांत चुपचाप छिपा रहा और आंसू को अनसुना करते हुए उसे जवाब नहीं दिया। तुम्हारी काबिलियत इतनी शानदार है कि मुझे यकीन है कि तुम ब्यूरो में किसी ऊंची पोस्ट पर होंगे। फिर अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? आंशु ने और भी सवाल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक आंसू को रियलाइज हुआ कि कोई फॉरेस्ट की तरफ आ रहा था। वो पर्सन ग्रे वोल्फ पर सवार था और चौंका देने वाली स्पीड के साथ फॉरेस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। आंशु ने ध्यान से देखा तो उसे पता चल कि आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि जीवन था। जीवन, फॉरेस्ट में मत आना। आंशु ने हवा में रहते दूर से जीवन को आवाज दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन का ग्रे वोल्फ बहुत तेज था और वो फॉरेस्ट में घुस चुका था। बूम बूम। आंशु ने तुरंत देखा कि फॉरेस्ट में एक्सप्लोजन हुआ, जैसे लीव्स बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हुई हो। टूटे हुए पेड़ गिरने लगे और कीचड़ उड़ने लगा। ये एक खचाखच मची हुई सिचुएशन थी। आंशु चिंतित हो गया जब उसने देखा कि जीवन धूल से बाहर निकलकर आ रहा था। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और वो कुछ खस्ता नजर आ रहा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। सॉर्सरी लाइफ ब्लास्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से ये किसका हो सकता है? जीवन ने फॉरेस्ट की तरफ घूरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फॉरेस्ट अभी भी शांत था, बस कुछ इंसेक्ट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई जवाब ना आते देख जीवन ने आंशु की तरफ देखा और पूछा, यंग मास्टर आशु, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। वो बाहर आने से इनकार कर रहा है। मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं ताकि वो भाग ना सके। आशु ने कहा, आपने पहले उससे लड़ो। सही कहा ना, उसके लुक्स और एबिलिटीज बताइए, जीवन ने कहा। आशु ने जीवन को विक्रांत के लुक्स और एबिलिटीज के बारे में बताया, जिसे सुन जीवन के एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो गए। लेकिन जब उसने आशु से ब्लड कलर्ड क्लाउन लाइफ सोल का जिक्र सुना तो वो फाइनली चौंकते हुए बोला, ब्लड हेक्स क्लाउन? क्या ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का वो साइकोपैथ हो सकता है? मैं गलत नहीं हो सकता। वो जरूर विक्रांत ही है। विक्रांत के अलावा कोई और ब्लड हेक्स क्लाउन लूनर शैडो सॉर्सरी और लाइफ ब्लास्ट को यूज नहीं कर सकता। क्या वो बहुत फेमस है? आशु ने पूछा। बिल्कुल, वो फेमस है। कुछ दशकों पहले विक्रांत का नाम पूरी लीग को हिलाने के लिए काफी था। उसने आवेश मलिक से भी ज्यादा क्राइम्स किए थे। कम से कम आवेश मलिक सिर्फ अपने मूड के हिसाब से लोगों को मारता था, लेकिन विक्रांत लोगों को मारता था क्योंकि उसे मारने का शौक था। एक पूरी सिटी की पॉपुलेशन को उसने कर्ज देकर मौत के घाट उतार दिया था। उस समय लीग के कई टॉप इपिक एक्सपर्ट उसे अरेस्ट करते समय मारे गए थे। उसे जेल में होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? जीवन को तुरंत रियलाइज हुआ कि ब्यूरो ने विक्रांत को रिलीज किया था ताकि वो आंशु को पकड़ सके। हालांकि और सोचने पर जीवन को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसे लगा कि यह विक्रांत नहीं हो सकता। अगर यह विक्रांत होता तो उसे आंशु द्वारा रोका कैसे जा सकता था? ब्यूरो सचमुच अनस्क्रूपुलस है। यह सोचना कि वे विक्रांत जैसे शैतान को केवल मुझे पकड़ने के लिए रिलीज कर देंगे। आंसू ने माथे पर शिकन आ गई। अगर उसके पास स्पेशल एबिलिटीज और मिथिकल कंपेनियन बीस्ट का सपोर्ट ना होता तो वो विक्रांत के हाथों मारा जा चुका होता। इनफैक्ट आंशु को यह सोचकर खुश होनी चाहिए कि वो विक्रांत से तब मिला जब वो दशकों तक जेल में रहा था। उसके ज्यादातर कंपेनियन बीस्ट उसके अरेस्ट होने से पहले कॉम्बैट में मारे जा चुके थे। इसलिए जब वो आंसू से लड़ा तो मेनली उसने परफेक्ट ब्लड हेक्स लाइफ सोल और प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स का ही सहारा लिया। अगर उसके पहले वाले कंपेनियन बीस्ट होते तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता। विक्रांत घास में छिपा हुआ था और काफी दिन परेशान था। वो 20 साल से ज्यादा वक्त तक कैद में रहा था। क्या आजकल के यंग एडल्ट्स इतने पावरफुल हो गए थे? उसके समय में वो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए जीवन जैसे 20 के दशक के यंग एडल्ट्स को मार सकता था। हालांकि आज जिन 2 यंग एडल्ट्स से उसका सामना हुआ, उनमें से आंशु ने उसे अंधेरे में छिपने पर मजबूर कर दिया, जबकि जीवन, जो थोड़ा बड़ा लग रहा था, शायद 25 से 26 साल का था, लेकिन 30 से तो कम का ही था, ने उसके द्वारा सेट किए गए लाइफ ब्लास्ट से बच निकलने में कामयाबी हासिल कर ली।
इससे उसे शक हुआ कि पिछले कुछ दशकों में लीग ने जबरदस्त प्रोग्रेस की है। लेकिन यहां तक पहुंचने की उसकी जर्नी से उसे लगा कि इंसान शायद बेहतर हो गए होंगे, लेकिन इतने पावरफुल नहीं हो सकते। विक्रांत अपने नाम के जैसा ही था। आशु और जीवन की स्ट्रेंथ देखकर भी उसके मन में भागने का ख्याल नहीं आया। उसके दिल में पनप रही किलिंग इंटेंट और भी स्ट्रांग हो गई। अगर मेरे पुराने कंपेनियन बीस्ट अब भी मेरे साथ होते तो उन्हें मारना कहीं ज्यादा आसान होता। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे कोई और सॉल्यूशन ढूंढना होगा। विक्रांत ने आंसू और जीवन को मारने के तरीकों पर विचार करते हुए तेजी से सोचना शुरू कर दिया। उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। शायद महमूद ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि विक्रांत जैसा ग्रेट शैतान यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को पकड़ने के लिए इतना स्ट्रगल करेगा, जब विक्रांत का पीछा ब्यूरो के लोग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक इनएस्केपेबल नेट में फंस गया हो। तब भी उसने 20 से ज्यादा एपिक इंस्पेक्टर्स को मार डाला था। विक्रांत ने अपनी बोल्डनेस को शोकेस करते हुए होली सिटी में घुसपैठ की, जबकि उसका पीछा ब्यूरो के लोग कर रहे थे। उसने एसआईबी के उस समय के डायरेक्टर जनरल के बेटे को किडनैप्ड किया और उसका उन एक्सपर्ट्स के सामने ही मर्डर कर दिया जो उसका पीछा कर रहे थे। महमूद ने विक्रांत के साथ डील इसलिए की थी क्योंकि वो इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो सोच रहा था कि विक्रांत आशु को बिना किसी को खबर लगे पकड़ लेगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विक्रांत खुद ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएगा। विक्रांत ने फॉरेस्ट पर अपनी नजर दौड़ाई और उसकी आंखों में एक विशियस रोशनी फ्लैश हुई जब उसने वो लाइफ ब्लास्ट एक्सप्लोड कर दिए जिन्हें उसने पहले से सेट किया था। गड़गड़ाहट फॉरेस्ट में लीव्स बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो गई, जिसकी वजह से सैकड़ों मीटर के इलाके में धमाकों की गूंज और टूटे हुए ट्रीज चारों तरफ बिखरे हुए थे। बड़े झुंडों में बर्ड्स और जंगली जानवरों ने हर डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया और पूरा फॉरेस्ट अफरा तफरी में डूब गया। हालत ठीक नहीं है। वो भागना चाहता है। ट्रुथ लिसनर की रेंज केवल 100 मीटर तक थी। धमाकों ने पहले ही उस दूरी को पार कर लिया था जिसे ट्रुथ लिसनर सुन सकता था। फॉरेस्ट में हर तरह के क्रिएचर भाग रहे थे। अगर विक्रांत उनमें से एक होता तो उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाता। आंसू के पास कोई और चारा नहीं था। वो आसमान में उड़ने लगा और ट्रुथ लिसनर की पावर से लगातार सर्च करता रहा, उम्मीद करते हुए कि उसे कुछ एबनॉर्मल मिल जाए। अचानक आंसू ने मूनलाइट के नीचे एक ब्लैक शैडो को तेजी से भागते हुए देखी। हालांकि मूनलाइट ब्राइट थी, लेकिन ट्रीज ने उस एरिया को ढक रखा था। नीचे की जगह पर शैडोज थीं और वो ब्लैक शैडो तेजी से उन्हीं शैडोज के बीच से गुजर रही थी। आशु का ट्रुथ लिसनर उसे नहीं सुन सका, लेकिन इत्तेफाक से उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां मूनलाइट फैल रही थी, जिससे उसे देखने का मौका मिल गया। आशु को तुरंत याद आया कि दूसरी पार्टी ने पहले उसकी शैडो को पिन करने की कोशिश की थी। जाहिर था कि वो शैडो टेक्निक्स में प्रोफिशिएंट था और अब वो शैडोज का इस्तेमाल कर भाग रहा था। अगर वो सक्सेसफुली भाग जाता तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। उसका असली शरीर फिर से ढूंढने का मौका शायद मिल सकता था, लेकिन इस आंसू लेकर आंसू खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था। बिना किसी रहम के आंसू ने अपनी एंशिएंट टेम्पोरल लाइफ सोल को स्विच किया और वो उसके साथ फ्यूज हो गया, जिसके बाद उसके पूरे शरीर से ग्लो इमिट होने लगा। वो गॉड ऑफ लाइट की तरह फॉरेस्ट में उस शैडो का पीछा करते हुए तेजी से घुस गया। उसका पीछा मत करो, जीवन ने आंसू को चिल्लाकर वॉर्न किया, लेकिन उसने देखा कि आंसू बिना रुके आगे बढ़ गया। उसके पास भी कोई चारा नहीं था और वो भी उसके पीछे भागा। एंशिएंट टेम्पोरल लाइफ सोल ने आशु को पावरफुल वाइटल एसेंस प्रोवाइड किया, जो लाइट और हीट इमिट कर रही थी, जिससे वो डार्क फॉरेस्ट को रोशन कर रहा था। आशु पर ट्री लीव्स गिर रही थीं, एक हाथ में ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड और दूसरे में बैम्बू ब्लेड पकड़े हुए। उसने स्वॉर्ड एंड सेबर बीम से उन सभी लीव्स को स्लैश कर दिया जो उसके पास आ रही थीं। हालांकि जब उसने जमीन पर उगी घास पर कदम रखा तो घास अचानक एक्सप्लोड हो गई। शुक्र है कि आशु ने म्यूटेटेड स्टोन ची कवच पहना हुआ था। ब्लास्ट को रेजिस्ट कर उसने ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए पेड़ के तने पर अपने पैर टिकाए और शैडो का पीछा करने लगा। आशु ने जमीन पर लैंड होने की हिम्मत नहीं की और ट्रीज का सहारा लेकर पीछा करना जारी रखा। उसके ग्लो ने पूरे फॉरेस्ट को इल्यूमिनेट कर दिया। इस ब्रिलियंस के अंडर वो साफ साफ देख सकता था कि एक शैडो जमीन पर बिना किसी आवाज के तेजी से आगे बढ़ रही थी। ट्रुथ लिसनर भी इसे सुन नहीं पा रहा था।
आशु ने ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड से फेंका फील। स्वॉर्ड फ्लैश को स्लैश आउट कर दिया, लेकिन वो शैडो तेजी से मूव होते हुए स्वॉर्ड बीम को डॉज करती रही। उसने डायरेक्शन बदलकर भागने की कोशिश की। आशु शैडो का पीछा करता रहा और बार बार स्वॉर्ड बीम स्लैश करता रहा, लेकिन वो शैडो बार बार आंसू के हमलों को डॉज करती रही। वो घोस्ट की तरह लग रही थी, जिससे आंसू को लगभग यकीन हो गया कि वो सच में सिर्फ एक शैडो है। हालांकि ये देखकर कि शैडो लगातार स्वॉर्ड बीम्स को डॉज कर रही थी और उससे इमिट हो रही लाइट के नीचे भी फेड नहीं हो रही थी, आंसू समझ गया कि ये रियल शैडो नहीं है। जो आदमी शैडो एस्केप टेक्निक्स का इस हद तक इस्तेमाल कर सकता है और इतने बड़े एरिया में लाइफ ब्लास्ट कर सकता है, क्या वो सच में विक्रांत हो सकता है? जीवन भी फॉरेस्ट में घुसा और एक ट्री ब्रांच पर खड़ा हो गया। जब उसने आशु को शैडो का पीछा करते हुए देखा तो वो हैरानी और उलझन में पड़ गया। उसे विक्रांत की कई पुरानी कहानियां याद थीं। विक्रांत के पास मौजूद अलग अलग तरह की ईविल और पावरफुल प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स ने उसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल बना दिया था। वो इनविजिबल मैनर में लोगों का मर्डर करने के काबिल था। इस लीजेंडरी आदमी को आशु ने सुप्रेस कर रखा था, जिससे जीवन को आशु की स्ट्रेंथ को फिर से इवैल्यूएट करने पर मजबूर होना पड़ा। यंग मास्टर आशु फ्यूचर में दूसरे ओवरसियर बन सकते हैं, जीवन ने सोचा। उसने आशु को अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करते हुए देखा था, लेकिन इतनी तेज ग्रोथ रेट देखकर वो भी हैरान था। जैसे ही आशु ने शैडो को कॉर्नर किया जहां से वो भाग नहीं सकती थी, विक्रांत ने अपना असली शरीर रिवील कर दिया। विक्रांत वहीं खड़ा था। उसके सामने उसकी ब्लड हेक्स क्लाउन लाइफ सोल थी, जिसने अपने दोनों हाथ फेंकव्हील स्वॉर्ड फ्लैश को रोकने के लिए उठाए हुए थे। बूम ब्लड हेक्स क्लाउन और उसके पीछे मौजूद विक्रांत उड़ते हुए एक पुराने ट्री से जा टकराए और गिरते ही विक्रांत के मुंह से तुरंत खून बहने लगा। आशु उसे उठने तक का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने अपनी पूरी ताकत से जोर लगाया और विक्रांत को मौके पर ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर ली। हालांकि जैसे ही उसका पैर जमीन पर टिका, उसने अपने एंकल पर किसी चीज की पकड़ महसूस की। एक टेरिफाइंग ताकत ने उसे खींचा, जिससे वो लगभग जमीन पर गिर ही गया था। आशु ने नीचे देखा और पाया कि विक्रांत का कटा हुआ हाथ उसके एंकल को पकड़े हुए था। उस कटे हुए हाथ से सैंग्विन ऑरा निकल रहा था, जो उसके एंकल को कसकर पकड़े हुए था। वो सैंग्विन ऑरा तेजी से उसके पैर पर फैलने लगा। ऐसा लगा जैसे स्टोन कवच पर किसी ने ब्लड कलर्ड टैलिस्मन ड्रॉ कर दिया हो। यह ठीक नहीं है। जीवन आशु की मदद के लिए भागना चाहता था, लेकिन आशु के एक्सप्रेशन और नजर देखकर उसने तुरंत रुकने का फैसला किया। जीवन ने ऐसे एक्सप्रेशन और नजरें कई बार देखी थीं। ये वही एक्सप्रेशन और नजर थी जो उस ओवरसियर के पास होती थी, जिसे वो अच्छी तरह जानता था, जब वो अपने प्लान को एक्सक्यूट करने वाला होता था। विक्रांत अपने दिल में उठती एक्साइटमेंट को दबाते हुए खड़ा हुआ। उसने अपने होंठों पर लगे खून को चाटा और आंसू को जलती हुई नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें ऑनर फील करना चाहिए कि मैं विक्रांत 27 साल में पहली बार किसी को मारने जा रहा हूं। विक्रांत के इतना कहने के बाद उसके पास खड़ा ब्लड हेक्स क्लाउन ब्लड कलर्ड लाइट इमिट करने लगा और हवा में तैरने लगा। उसके हाथ ऐसे जुड़े हुए थे जैसे वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो, और साथ ही ऐसा भी लगा जैसे वो कुछ चांट कर रहा हो। जैसे ही चांटिंग की आवाज गूंजी, ब्लड हेक्स क्लाउन का सैंग्विन हेलो और भी इंटेंस हो गया। ये एक्चुअली ब्लड कलर्ड इनकैंटेशंस में बदल गया, जो उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगे। जहां तक उस हाथ का सवाल था जो आशु के एंकल को पकड़े हुए था, वो ब्लड हेक्स क्लाउन के ब्लड हेक्स की वजह से एक्सप्लोड हो गया। अजीब ब्लड कलर्ड इनकैंटेशन जैसे पैटर्न आशु के स्टोन कवच पर फैलने लगे, जैसे वे उसे ब्लड कलर्ड इनकैंटेशन से बने जाल में लपेटने की कोशिश कर रही हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे ज्यादा ऑनर फील करना चाहिए, आशु ने विक्रांत से कहा, बिना किसी घबराहट के, भले ही वो ब्लड इनकैंटेशन से जकड़ा हुआ था। विक्रांत को थोड़ा अनईजी फील हुआ। उसने आशु की तरफ देखा और पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं मारूंगा। तुम इतने सालों से जिंदा हो, यह पहली बार होना चाहिए कि तुम्हें मारा जाएगा, है ना? आशु ने कहा, क्या सच में? तो फिर मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, विक्रांत ने कहा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब तक तीर कमान पर चढ़ चुका था। उसे छोड़ना ही था। हालांकि उस बेचैनी ने उसे इसे पहले ही
एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया। उसने ब्लड हेक्स क्लाउन के इनकैंटेशन पूरा करने का इंतजार नहीं किया। ब्लड हेक्स क्लाउन के शरीर से रेड ग्लो फ्लैश हुआ, जो पुलिस के सायरन की तरह लग रहा था। अगले ही पल ब्लड हेक्स क्लाउन का शरीर अचानक एक्सप्लोड हो गया। ब्लड हेक्स क्लाउन के सेल्फ डेटोनेशन के साथ आशु के शरीर पर मौजूद ब्लड इनकैंटेशन और कटे हुआ हाथ भी एक्सप्लोड हो गया। यह एक इंटरनीसाइन कर्स था। बैंग! आशु के शरीर से ब्लड क्लर्ड ब्लास्ट की लहरें उठी, जिसने 20 मीटर के डायमीटर में सब कुछ तबाह कर दिया। नामुमकिन विक्रांत ने ब्लड एक्सप्लोजन के पीछे खाली एरिया को घूर कर देखा, जहां आशु अब भी होली लाइट में लिपटा हुआ था। वो वहीं खड़ा था, जैसे गॉड ऑफ लाइट, पूरी तरह से अनहार्म्ड। विक्रांत अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये ब्लड हेक्स क्लाउन की वो खतरनाक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्किल थी जो उसने परफेक्ट बॉडी पर इवोल्व होने के बाद हासिल की थी। इसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर इतनी थी कि ये एक मिथिकल क्रिएचर को भी जख्मी कर सकती थी। हालांकि इसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद ब्लड हेक्स क्लाउन लाइफ सोल को रिकवर होने में लंबा समय लगता। विक्रांत ने इसे तब भी शायद ही कभी इस्तेमाल किया था जब वो कैद में नहीं था। आज मजबूर होकर उसने इस पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि ये आशु को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा पाएगी। तो वो कंपोज्ड कैसे रह सकता था? हालांकि वो अल्टीमेटली लोहे की इच्छा शक्ति रखने वाला आदमी था। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, उसने बिना किसी झिझक के शैडो में फ्यूज होकर भागना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारा खेल खत्म हो गया हो? अब मेरी बारी है। ओवरलाइनर्ड स्वॉर्ड कोकटूट को हाथ में लिए आशु की सन जैसी रेडियंस धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक रहस्यमयी ऑरा ने ले ली। पहले की वाइटल रेडियंस से अलग आशु अब कोई प्राइमोर्डियल एनर्जी लीक नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वॉइड में मेल्ड हो गया हो। डबल लाइफ सोल्स जीवन का मुंह हैरानी के मारे खुला रह गया। डबल लाइफ सोल्स बहुत रेयर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट आसानी से हो सकता है। टिपिकली एक इंसान केवल एक ही की को प्रैक्टिस कर सकता है। अदरवाइज प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स शरीर को काफी डैमेज पहुंचा सकते हैं। स्पेशली एडवांसमेंट के टाइम ये तब और भी खतरनाक हो जाता है जब प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स के बीच लाइफ प्रोविडेंसेस क्लैश होते हैं। ऐसी सिचुएशन में मौत लगभग तय होती है, और अगर लाइफ सोल्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हालात मौत से भी बदतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।